हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है। प्रश्न है आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास जो ये आकृति दिख रही है, इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जैसे CGK का संबंध DHL से है, उसी प्रकार UYC का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है विषम की पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से विषम कौन है यही बात को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 35 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 34 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई करिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए तो पहला प्रश्न, चलिए हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को। देखो, आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कितना त्रिभुज है, कैसे हम निकालते हैं। देखो हमारे पास एक अगर इस तरह बॉक्स होना, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बा में टोटल कितना त्रिभुज है ये काउंट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एक डिब्बा है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींचा गया है, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचा गया है, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है ये बात को हमें बताना है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो जो यहाँ पर 4 आया है ना, सबसे 12 नंबर क्या है 4। बस इस 4 का हम लोग कर देंगे डबल, इस 4 का हम लोग कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। कुल मिलाकर इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हो गया, 8 हो गया। ऐसा कहने से ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज। 4 त्रिभुज तो सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल, प्लस 4 और त्रिभुज इसमें है जो छुपे हुए हैं। कौन कौन बताया, देखो एक तो त्रिभुज हमारा ई वाला है, एक त्रिभुज ई वाला है, जस्ट इसके अपोजिट एक ई वाला है ना, जस्ट एक अपोजिट ई वाला। तो 2 त्रिभुज यहाँ से आ जाएंगे, प्लस और देखो मेरे दोस्त 2 त्रिभुज यहाँ से आ जाएंगे। ऐसे एक त्रिभुज ई वाला और जस्ट इनसे अपोजिट एक ई वाला। 2 त्रिभुज यहाँ से आ गया कि नहीं, 2 त्रिभुज आ गया, बिल्कुल। तो 2 यहाँ से आ जाएगा, टोटल 8 त्रिभुज हो गया। इसीलिए मेरे दोस्त जो 4 आता है ना, इसका हम लोग डबल कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात को जरूर आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर हम कर देंगे। यहाँ पर एक हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे 4 लाइन खींची हुई है, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज है हम आसानी से ही निकाल सकते हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी इस वाले में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएंगे मेरी, 4 का डबल हो जाएंगे। 4 का डबल हो जाएंगे तो 8 त्रिभुज तो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। 8 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, प्लस एक त्रिभुज ई है, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ई है, तीसरा त्रिभुज ई है और चौथा त्रिभुज ई है। 8 तो इस बॉक्स के भीतर आया था और 4 त्रिभुज यहाँ से आ गया, प्लस 4 त्रिभुज। अब देखो मेरे दोस्त, क्या इन सभी आकृति को मिलाने के बाद कोई नया त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो इस आकृति में टोटल 12 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ ले होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में जैसे INHALE को REEDDIH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MAGSTY को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया। जैसे यहाँ पर है I है ना, I है, उसके बाद में N है,
उसके बाद में H है, उसके बाद में A है, उसके बाद में L है, उसके बाद में E है ना। इसको उसने क्या कोड किया है, इसको उसने कोड किया है R है, ठीक है, R है, डबल E है, R है, उसके बाद में डबल E है ना, R डबल E चलेंगे, R डबल E, उसके बाद में क्या है D है, उसके बाद में क्या है I है, D है, उसके बाद में I है, उसके बाद में क्या है DI, उसके बाद में मेरे दोस्त क्या है H है, ठीक है। चलो और 12 लिख लेते हैं, और 12 लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा अच्छे से, और फ्रेश लिख लेते हैं। R है, उसके बाद में डबल E है ना, तब फ्रेश में तब समझ में आएगा जाके। उसके बाद में D है, उसके बाद में I है ना, उसके बाद में क्या है I है। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद में क्या है H है ना। इसको कोड किया गया है इस प्रकार से। हम लोगों से पूछा गया है MIGHTY का कोड क्या होगा। चलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न लगा हुआ है। तो हम आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्रॉस पैटर्न, सॉरी पेयर पैटर्न, पेयर का पैटर्न है। कैसे, I से बनाया है E, N से बनाया है R। कैसे, देखो I का जो स्थान होता है वो 9 होता है, E का स्थान 5 होता है। 9 से 5 बनाने के लिए माइनस का 4 किया गया, माइनस का 4। N से R, N का जो स्थान होता है 14 होता है, R का 18 होता है, तो 14 से 18 बनाया है, प्लस का 4 करके। ये बात को समझे कि नहीं, बिल्कुल समझे। पहले में -1, दूसरा में +4 सॉरी, पहले में -4, दूसरा में +4। अब देखेंगे मेरे दोस्त, D से H से D बनाया है और A से E बनाया है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, H में -4 किया है और A में +4 किया है। कैसे, H का स्थान होता है 8, D का होता है 4, 8 से 4 बनाने के लिए -4। यहाँ A का होता है 1, 1 में +4 करेंगे तभी जाके E 5 बनेगा। L से बना है H और मेरे दोस्त E से बना है I। यहाँ भी सेम लॉजिक है, क्या, यहाँ है -4 और यहाँ पर है +4। तो ये बात को समझ गए आप लोग। पहले का लेटर में करना है हम लोगों को -4, दूसरा में हम लोगों को करना है +4, फिर पहला में करना है -4, फिर इसमें करना है +4, फिर इसमें करना है -4, फिर इसमें करना है +4। ये बात को समझ गए। तो यहीं पे करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और फिर से ई दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को तो बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त M का स्थान होता है 13, 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, और 9वां लेटर होता है मेरे दोस्त I, ठीक है ना। यहाँ I है, I में प्लस करना है तो I का स्थान 9 होता है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर मेरे दोस्त M होता है। अच्छा यहाँ देखेंगे G का स्थान 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तीसरा लेटर C होता है। H का स्थान होता है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 हो जाएगा, 12वां लेटर L होता है। यहाँ पर देखेंगे T का स्थान 20, 20 में से 4 जाएगा, 16, 16वां लेटर P होता है। यहाँ देखेंगे Y का स्थान होता है 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 मेरे दोस्त 26 से कितना ज़्यादा है, तो 26 घटा लेंगे, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो तीसरा लेटर क्या होता है मेरे दोस्त, C होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो MILCCP किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है। आप लोग ऐसा प्रश्न जरूर करिएगा, CGL का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। यहाँ पर केवल पेयर का पैटर्न लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब का एक्चुअल लॉजिक क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोग समझिए। जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है, ये बात को सब कोई जानता है। दूसरा चीज,
एक चीज और जान लीजिए, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनेगा, और जो चीज दर्पण से दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता है। इसको आप नोट करेंगे। दर्पण से नजदीक में क्या है, ए रोम्बस, तो दर्पण से नजदीक ई रोम्बस बनेगा। दर्पण से दूर में है त्रिभुज, तो दर्पण से दूर में त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर कभी भी त्रिभुज नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रोम्बस है, एक आयत की तरह नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन सी गलत। हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, ई वाला जो त्रिभुज है मेरे दोस्त नज़दीक है, तो ये पहले त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। ई वाला जो त्रिभुज है यहाँ पर, ई वाला रोम्बस जो है ना, वो कुछ इस रोम्बस जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे ऐसे। और जो त्रिभुज है मेरे दोस्त ये ऊपर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा त्रिभुज ऑप्शन ए में है, सीधा त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी, यही हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी के जैसा बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है। ये बात को आप लोग बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, ऐसा आकृति ऑप्शन बी में बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को पूरा करने के लिए कुछ आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको बनाते हैं मेरे दोस्त, जानते हैं कैसे? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस आकृति में टोटल कितना लेटर है, तो टोटल काउंट करेंगे। खाली वाले को भी काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना मेरे दोस्त, तो टोटल ऑफ नंबर लेटर है 12। तो इस 12 को तुम 3 के ग्रुप में तोड़ लो या 4 के ग्रुप में तोड़ लो। 3 गुना 4, 3 चौका 12, या तो 3 के ग्रुप में टूटेगा या फिर 4 के ग्रुप में टूटेगा, तो इसको गुना नहीं लिखते, ऐसे 3 के ग्रुप में तोड़ो या 4 के ग्रुप में तोड़ो, 3 के ग्रुप में तोड़ो या 4 के ग्रुप में तोड़ो। 12 है ना टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो हम इसको 3 के ग्रुप में तोड़ते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 का तो हमने ग्रुप बना लिया। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसा करने के बाद तुम इसमें जांच करो कि यहाँ पर जो एक ग्रुप ई बना, एक ग्रुप ई बना, एक ग्रुप ई बना, एक ग्रुप ई बना, तो सबसे पहले तुम जांच करो कि जो ग्रुप बना वो आपस में सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग देख रहे हैं इस ग्रुप का सेकंड लेटर बी, इस ग्रुप का सेकंड लेटर क्यों है, लेकिन तीसरा ग्रुप का सेकंड लेटर बी है। ओहो, अच्छा, इस ग्रुप का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पी है, यहाँ पर यानी कि अल्टरनेट ग्रुप लग रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम है। कैसे, ई वाला इसके सेम है, आई वाला इसके सेम है। ठीक है, लग रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, अल्टरनेट ग्रुप हम लोगों को सेम लग रहा है ना, तो अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है तो किसी भी देख कर किसी को भर लो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ई ग्रुप बना ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस ग्रुप में क्या है, BC है, इस ग्रुप में क्या है, AB है ना। तो इसका मतलब है कि पहला जो ग्रुप बनेगा इसमें पहला लेटर ई है, A है ना, तो यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A आ जाएगा, तो ABC एक ग्रुप बन गया। तो ई वाला जब सेम है तो इसको देखकर हम भर सकते हैं, AB यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई वाला ग्रुप सेम है, तो ये वाला ग्रुप हम लोग देख रहे हैं बीच में क्यों है, तो यहाँ पर भी बीच में क्यों आ जाएगा। और जब PQR बना तो यहाँ पर PQR यहाँ भी बन जाएगा, PQR। तो इस ग्रुप में हमने क्या क्या भरा, सबसे पहले A भरा तो A लिखेंगे, उसके बाद PR भरा तो उसके बाद PR लिखेंगे, उसके बाद C भरा तो C लिखेंगे, उसके बाद Q भरा तो Q लिखेंगे। और देखो इस 21 ऑप्शन में दिया है APR CQ, ऑप्शन C में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें। कह रहा है CGK, इसका जो रिलेशन है मेरे दोस्त DHL के साथ में है, उसी प्रकार UYC का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि CGK से DHL कैसे बन सकता है। यहाँ पर क्या है, C
उसके बाद में क्या है जी है, उसके बाद में क्या है के है। इनका जो रिलेशन है मेरे दोस्त डी, उसके बाद एच और उसके बाद में क्या है एच, उसके बाद में क्या है एल के साथ में है ना। यहाँ पर मेरे दोस्त सेम लॉजिक को हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लॉजिक अगला लगेगा वाई यू, उसके बाद वाई, उसके बाद सी का रिलेशन किन के साथ में होगा, यही बात को तो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर जो लॉजिक है उसको तो जांच करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर देखेंगे कि सी से डी कैसे बन सकता है। देखो सी से डी बनाने के लिए जो डी का स्थान होता है मेरे दोस्त 4 होता है, सी का स्थान 3 होता है, तो 3 से 4 बनाने के लिए प्लस का 1 किया गया। अच्छा दूसरा जी से देखो एच कैसे बना है, जी का स्थान होता है 7, एच का स्थान होता है 8, तो 7 से 8 बनाने के लिए प्लस 1 यहाँ भी किया गया है। अच्छा के से देखो कि एल कैसे बना है, के से एल कैसे बना है, के से एल कैसे बना है, के का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 11, एल का होता है 12, तो 11 से 12 बनाने के लिए यहाँ क्या किया गया है मेरे दोस्त, यहाँ भी प्लस का 1 किया गया है। ये बात को समझ रहे हैं, यहाँ भी प्लस का 1, यानी सारे लेटर में मेरे दोस्त क्या किया गया है प्लस का 1 किया गया है। सेम लॉजिक यहाँ पर हम भी कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा यू में भी प्लस 1 हो जाएगा, वाई में भी प्लस 1 हो जाएगा, और सी में भी प्लस 1 हो जाएगा। तो सारे में प्लस 1 कर देना, कुछ तो नहीं करना। तो यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, ठीक है। तो यू का स्थान होता है 21, 21 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 वाला लेटर भी होता है। अच्छा वाई का स्थान होता है 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 26, 26 लेटर जेड होता है। यू पे सॉरी सी का मतलब 3, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4, चौथा लेटर डी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भी जेड डी, भी जेड डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, भी जेड डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त प्रश्न, और आजकल एग्जाम में ऐसा 12 ही पूछा जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा क्या है। हमारा डिक्शनरी का प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द की व्यवस्था को उनके अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दर्शाता है। यानी यहाँ पर जो डिक्शनरी है ना, वो डिक्शनरी में जितना भी लेटर ए से होता है उनको पहले लिखा जाता है, जितना भी लेटर बी से होता है उसको बाद में लिखा जाता है, जितना लेटर सी से होता है उसको लिखा जाता है तब जाकर यानी जितना भी अल्फ़ाबेट के अनुसार डिक्शनरी में वर्ड को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 5 वर्ड है, तो इन 5 वर्ड में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इसको सजाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वर्ड को कंपैरिजन करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो MAC यहाँ भी है, MAC यहाँ भी है, MAC यहाँ भी है, MAC यहाँ भी है और MAC यहाँ भी है। तो इसका मतलब MAC के अनुसार हमने नहीं बता सकते कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर MAC के बाद इस तीनों वर्ड में हम लोग देख रहे हैं क्या है, तीनों में इसके बाद में H है, ई दोनों में देख रहे हैं ए है। तो ई बताइए पहले ए वाला वर्ड आता है कि पहले एच वाला आता है, तो मेरे दोस्त पहले आता है वर्ड ए वाला। तो इसका मतलब ई तीनों बाद में आएगा, पहले आएगा ई दोनों में से। ई दोनों में से देखो सबसे पहले कौन आएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए के बाद में क्या है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी है। तो बी पहले आता है कि पहले आर आता है, नहीं पहले आता है बी। तो इसका मतलब जो दूसरा वर्ड है ना, ई आएगा पहले आएगा, उसके बाद आएगा चौथा वर्ड। ठीक है, अब देखेंगे ई तीनों वर्ड में से पहले कौन आएगा। ठीक है, ई तीनों वर्ड में से पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे दोस्त एच आई है, एच के बाद में आई है, एच के बाद में आई है, लेकिन यहाँ पर एच के बाद में ई है। तो बेटे आई पहले आता है कि पहले ई आता है, नहीं मेरे दोस्त पहले ई आता है। तो इसका मतलब 5वां वर्ड आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त पहला और तीसरा में कौन आएगा, आई के बाद एन है, आई के बाद एन है, उसके बाद ई है, उसके बाद ई है और उसके बाद आर है, वाई है। तो ई पे खत्म हो गया, तो
पहला वर्ड आएगा, इसके बाद और लास्ट में जाके तीसरा आएगा। इसको किस ऑप्शन में उसने रखा है? 2, 4, 5, 1 और 3। इसको ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। इसको ऐसे बनाया जाता है वर्ड को कंपैरिजन करके। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर प्रश्न है, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा? ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। 9 अप्रैल 2023 को अगर शुक्रवार है तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा? तो हम कैसे करते हैं मेरे दोस्त? यहाँ देख रहे हैं ईयर, यहाँ भी दोनों जगह ईयर सेम है। यहाँ 9 अप्रैल है, यहाँ 30 अप्रैल है, दोनों सेम महीना की बात हो रही है। तो हम इसमें टोटल क्या करेंगे? जो 30 है ना, 30 अप्रैल, इसमें से 9 घटा लेंगे। ठीक है, ये 30 में से इस 9 को घटा लेंगे और जो भी दिन निकल के आएगा उसको 7 से भाग देंगे। चाहे ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 दिन में से 9 दिन घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया? 21 दिन हो गया। 21 दिन हो गया, और 21 दिन क्या हो गया? इसी को बोलते हैं विषम दिन। लेकिन विषम दिन कभी भी 7 से 12 नहीं हो सकता है, तो 7 से भागा देंगे हम 21 को। 7 से भागा इसलिए दिया जाता है मेरे दोस्त क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन बोला जाता है। तो 7 तिरकी 21, यहाँ पर शेषफल कितना बचा मेरे दोस्त? 0 बचा। इसका मतलब शेषफल क्या बचा? 0 बचा। इसका मतलब हम लोग 9 अप्रैल से हम लोग जा रहे हैं 30 अप्रैल तक। जो शुक्रवार आया है इस पे प्लस हम लोग 0 कर देंगे, बस। आगे जाना है तो प्लस करेंगे, तो शुक्रवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे करना होता है इस प्रकार के प्रश्न को? 30 अप्रैल में से 9 अप्रैल को माइनस करते हैं तो 21 दिन आता है। इसको 21 को हम 7 से भागा देकर विषम दिन निकाल लेते हैं, तो 7 से भागा देंगे तो 0 विषम दिन आया। आज 0 आया तो शुक्रवार हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल जा रहे हैं आगे, तो शुक्रवार में 0 को जोड़ देंगे तो फ्राइडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, एस एन से छोटा है। ठीक है, जो एस है ना, यहाँ इसको हिंट के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम हिंट के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देखो हिंट के फॉर्म में एस एन से छोटा है। जो एस है मेरे दोस्त वो क्या है? जो एस है ना वो एन से छोटा है, तो एन से नीचे आ जाएगा। पी एस से लंबा है। एक हिंट है हमारे पास, ये अलग से इसको हमने हिंट के फॉर्म में लिख लिया। इसको बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है, ये बाद में हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हिंट है पी एस से लंबा है। जो पी है एस से लंबा है। जो P है मेरे दोस्त वो S से लंबा है। P क्या है? S से लंबा है, तो S से ऊपर आ जाएगा P। तो ये भी एक हिंट है मेरे पास। दूसरा हिंट क्या है इसको देखेंगे। S से लंबा, क्यों N से लंबा है। एक हिंट क्या है यहाँ लिखते हैं। जो क्यों है वो देखो क्वेश्चन ही बोला है, जो क्यों है वो N से लंबा है। जो क्यों है N से लंबा है लेकिन H से छोटा है। ओहो, लेकिन वर्ड का जो यूज होता है वो फर्स्ट नाम के लिए होता है। अब फर्स्ट नाम इसमें क्या है? क्यों है ना। तो यहाँ पर देखो क्यों N से लंबा है लेकिन H से छोटा है, तो H से नीचे आ जाएगा क्यों। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। ये भी हिंट के रूप में हो गया। एक और हिंट है मेरे दोस्त, P N से लंबा है। जो P है ना, जो P है वो N से लंबा है। P N से लंबा है। ठीक है, Pn से लंबा है। यदि वे ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हो तो ठीक बीच में कौन आएगा? हमारे पास 4 हिंट है मेरे दोस्त है। तो इस चारों हिंट का यूज करके हम लोगों को बताना है कि ऊंचाई के क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले कौन आएगा। तो देखो यहाँ पर कितना व्यक्ति है, इसको हम सबसे पहले ऊंचाई के क्रम में लिखते हैं। तो ऊपर जो होगा वो सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके उसको सजाएंगे हम लोग। तो इस हिंट का हम लोग यूज करते हैं। किसी को तुम उठा सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को भी तुम उठा सकते हो मेरे। सबसे पहले मान लेते हैं हम इस हिंट को उठाते हैं। ये हिंट क्या कहता है? जो P है ना वो N से लंबा है, तो N से ऊपर P आ जाएगा। तो इसका हमने यूज कर लिया। अब देखो मेरे दोस्त जो P है, यहाँ देखो
यहाँ अभी इस हिंट जो यहाँ पर ए हिंट लिखा हुआ है इसको तुम देखो, यहाँ पर ई कोना में जो हिंट लिखा है n से छोटा क्या है s है, तो n से छोटा s आ जाएगा तो s को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त और हिंट को तुम देखो। अब ऊपर वाला हिंट का हमने यूज यहाँ पर कर लिए हैं। कैसे कर लिए हैं देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर वाले जो वर्ड है, ऊपर वाला जो हिंट है इसका यूज हो गया। p से छोटा s है, बिल्कुल p से छोटा s है, इसका भी हो गया। अब देखो यहाँ पर n के ऊपर क्या, n के ऊपर q, q के ऊपर h आएगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि यहाँ पर आ जाएगा q और यहाँ पर आ जाएगा h। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा q और यहाँ पर आ जाएगा h। ठीक है, बीच में बताइए कौन आया, बीच में मेरे दोस्त p आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा p। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे दोस्त एक बार और समझिए इस प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या है, s n से छोटा है। देखो जो s है ना वो n से छोटा है, तो n से नीचे आ जाएगा s। ठीक है, s n से छोटा है, p s से लंबा है, p जो है s से लंबा है। ये प्रश्न बोल रहा है p क्या है, s से लंबा है, तो p जो है s से लंबा है तो s से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, p s से लंबा है तो s से ऊपर आ जाएगा p s से लंबा है। ठीक है, ऐसे ये हिंट हो गया। आगे क्या कह रहा है, q n से लंबा है। देखो जो q है ना, यहाँ पर लिखते हैं जो q है वो n से लंबा है लेकिन h से छोटा है, तो लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए q जो है h से छोटा होगा। ये भी हमारे पास एक हिंट हो चुका है। ठीक है, चलेंगे, ये भी हिंट हो चुका। आगे प्रश्न कहता है n p से लंबा है, n जो है वो p से लंबा है, n p से लंबा है। देखो यहाँ पर n p से लंबा है, जो n है इसको भी हम हिंट के फॉर्म में लिखते हैं, जो n है ना वो p से लंबा है। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ गए, ये हिंट हो गया और ये भी हमारे पास हिंट हो गया। तो इन सारे का यूज करके एक सिंगल स्टेटमेंट बना दो, सिंगल बना दो। सबसे पहले किसी को भी तुम उठा सकते हो मेरे दोस्त। अगर हम मान लेते हैं इसी को उठाते हैं n, उसके बाद में क्या यहाँ पर n है, उसके बाद में आ जाएगा p, इसका तो यूज कर लिए। p से छोटा s है तो p से छोटा आ जाएगा s। ठीक है, अब इसका भी यूज हो गया। n से ऊपर आ जाएगा q, q से ऊपर आ जाएगा, तो बीच में क्या है मेरे दोस्त, बीच में n आया है। इसीलिए हम कह रहे थे इसका आंसर p, n काहे नहीं आ रहा, p पहला जो मेथड था वो गलत था। इसका राइट आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, n होगा, बीच में n आएगा। पहले गलत हो चुका था मेरे दोस्त, सॉरी, यहाँ पर n होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है वह जो, इस प्रश्न को देखो, ये हमारा जो प्लस प्रश्न है ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को हम दो तरीका से बताएंगे। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, दूसरा तरीका कि आप लोग फैमिली ट्री बनाकर आंसर करेंगे। चलिए तो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त कि डायरेक्ट आंसर कैसे करते हैं। देखो एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है, कहता है का मतलब सूरज क्या है, मेल है। ठीक है, चलेंगे। और एक बात जान लीजिए मेरे दोस्त, वह जो वर्ड है ना वो व्यक्ति के लिए हुआ है, अब मेरे जो वर्ड है सूरज अपने लिए कह रहा है मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी सूरज की माँ हो गई, माँ की बहन मौसी हो गई, का बेटा है, मौसी का बेटा है। ये बताइए सूरज की माँ की बहन मौसी का बेटा, उसका क्या लगेगा, मौसेरा भाई, ऑप्शन सी। एक बार और समझिए मेरे दोस्त, प्रश्न कहने का मतलब मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी सूरज की माँ हो गई, की बहन, माँ की बहन मौसी हो गई, का बेटा यानी मौसेरा भाई हो गया। राइट आंसर सी। दूसरा मेथड फैमिली ट्री बनाकर इसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं। देखो फैमिली ट्री में एक्चुअल हम लोग करते क्या है कि जहाँ भी पुरुष जेंडर होता है उसको हम त्रिभुज में बंद करते हैं, जहाँ भी महिला जेंडर होता है उसको हम लोग वृत्त में बंद करते हैं। और जो मैरिज कपल होते हैं, शादी संबंध का रिश्ता होता है, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। बस ये 3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इसको फैमिली ट्री बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। और
आपको अगर फैमिली ट्री सीखना है तो हमारे वीडियो एक पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, जाकर देख लीजिए ब्लड रिलेशन का। आज हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे सारे का, ठीक है, जाकर आप लोग जरूर उसको देख लेना। तो कह रहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है मेरे, जो मेरे वर्ड है मेरे दोस्त, तो मेरे आएगा नीचे, मेरे जो वर्ड है ये सूरज अपने लिए कर रहा है। अब मेरे क्या है, पुरुष जेंडर है, तो इसको इसीलिए इसको हम लोग त्रिभुज में बंद करेंगे। मेरे पिता, सबसे पहले बनाना होगा इनके पिता, मेरे पिता। पिता की पत्नी बनाना होगा, तो पत्नी बनाने के लिए प्लस सिंबल का यूज करेंगे हम, पत्नी, ठीक है। पत्नी का बहन, इसका बनाना होगा बहन, ये हो जाएगी बहन, ठीक है। इसका बनाना होगा बेटा, बहन का बेटा है, ये कौन है, यही है वो आदमी, यही है वो सूरज। तो ये बताइए जो ये लड़का है इसका कौन है, इसके माँ के मौसी, मौसी का बेटा नहीं हुआ, बिल्कुल मौसेरा भाई हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है सभी पी क्यों है और सभी एन पी है। ओहो, क्या है, सभी पी क्यों है और दूसरा है सभी एन पी है। तो सबसे पहले एन बनाएंगे, सभी एन क्या है, जितना भी एन है वो सभी एन क्या है, सभी एन पी के भीतर आ जाएंगे, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। आगे सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है, तो जो पी है ना वो सभी क्यों के भीतर आ जाएगा। हमारा एक डायग्राम बन गया। हम लोगों से अब निष्कर्ष के रूप में क्या पूछा जा रहा है, ये बात को समझिए। निष्कर्ष पूछा जा रहा है सभी एन क्यों है, बिल्कुल यहाँ पर एन का भाग जो इतना है ना, कलर को चेंज करने दीजिए, देखो जो एन का भाग इतना है, क्या सभी एन क्यों के भीतर में आ रहा है, क्यों वाला यू है, क्या क्यों के भीतर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जितना भी एन है मेरे दोस्त बिल्कुल क्यों के भीतर में आ रहा है, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कुछ पी एन है, यहाँ देखो पी का सर्किल ई वाला है, लेकिन एन इतना जो भाग है वो पी का ही न भाग है, बिल्कुल। तो पी का कुछ भाग तो एन है, इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निष्कर्ष फर्स्ट और दो दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष बोथ फॉलो, या निष्कर्ष फर्स्ट और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, कह रहा है विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से सबसे पहले विषम कौन होगा, यही बात को बताना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर विषम क्या होगा। तो सबसे पहले एन में देख रहे हैं 1 2 3, एन में 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, देखो 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन है। ए में भी 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है। जेड में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, जबकि एल में 1 लाइन 2 लाइन है। एल में केवल 2 लाइन है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा सबसे अलग होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त बाकी में 3 लाइन का यूज करके बनाया गया, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में एल को 2 लाइन का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है 22 का रिलेशन जिस प्रकार 55 के साथ है, सेम रिलेशन 48 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। चलेंगे तो यहाँ 22 से हम लोग 55 कैसे बना सकते हैं, इसको देखेंगे कि 22 से 55 कैसे बना सकते हैं। उसके बाद 48 से हम लोग बना देंगे। चलेंगे तो कुछ तो नहीं करना, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्त। 22 से 55 बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान प्रश्न। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 22 से 55 बनाने के लिए इस 22 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 11। इसको गुना कर दे 5 से तो कितना हो जाएगा, 55। ये बात को समझे। 22 को मेरे दोस्त 2 से भाग करो, 22 को 2 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 55। सॉरी 22 को 2 से भाग करो तो 11, और गुना कर दो 5 से तो 55 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर, इसको भी 2 से भाग करेंगे और गुना करेंगे 5 से, ठीक है। तो 48 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 24 पचे होता है मेरे दोस्त 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 को तो ऑप्शन डी में ही रख दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, एक समीकरण दी गई है। तो कौन सा समीकरण का हम लोग यूज करें
ताकि जो हमारा यहाँ पर जो समीकरण है ना वो जल्दी बन जाए। और यहाँ पर जो बराबर के उस साइड में 9 है तो बराबर के इस साइड में 9 है। तो चलिए इसमें प्रत्येक ऑप्शन को तो हमें चेक करना होता है। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जहाँ भी प्लस है उसके जगह पे हम लोग माइनस लिखेंगे और जहाँ भी माइनस है उसके जगह पे हम लोग प्लस लिखेंगे। ऑप्शन ए का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर क्या है 12 है, उसके बाद में माइनस है तो माइनस के जगह पे हम लोग लिखेंगे प्लस, उसके बाद प्लस है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस। ठीक है, गुना है 9 भागा है 3 बराबर में 9। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे बोर्डमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार के जो समीकरण आती है उसके बोर्डमास से सॉल्व किया जाता है। बी से ब्रैकेट जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया वो मतलब ऑफ भी इस क्वेश्चन में डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले भाग का होगा, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस का होगा, उसके बाद माइनस का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग का काम होगा, भाग का काम होगा तो कलर को पहले चेंज करते हैं। यहाँ पर रहेगा 12 ऐसे ही, ठीक है, बीच में प्लस 8 ऐसे ही, ठीक है, माइनस 12 ऐसे ही, ठीक है, गुना 9 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर में इस साइड में 9 देवे किया है। अच्छा मेरे दोस्त यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग करेंगे गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 ऐसे ही, ठीक है, बीच में प्लस ऐसे ही, ठीक है, माइनस। ठीक है, 12 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। अब बराबर के इस साइड में 9 तो देवे किया है। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर 12 को 8 को 20 हो रहेगा, 20 अब माइनस का 36 इधर आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, इधर माइनस का 16 आ जाएगा, बराबर के इस साइड में माइनस 9 दिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या कहता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन बी कहता है कि जहाँ भी ऑप्शन बी में प्लस के जगह पर माइनस, सॉरी प्लस के जगह पे भागा, अब भागा के जगह पे प्लस, इसको चेक करना। क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है सारे ऑप्शन को चेक करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 8, यहाँ प्लस के जगह पे भागा लेना है, भागा के जगह पे प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पर लेंगे हम भागा 12 गुना 9, अब भागा के जगह पे हम लोगों को लेना है प्लस 3। इनको सॉल्व करने पर मेरे दोस्त 9 आना चाहिए। ठीक है, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। 12 माइनस 8 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये 12 को भी गुना में हम लोग चेंज कर लेंगे। 12 को गुना में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा, 1/12 इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद गुना 9 दिया है, उसके बाद प्लस 3 दिया है और उसके बाद मेरे दोस्तों 9 दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। सबसे पहले इस 12 को 3 से काटेंगे, 3 तिरकी 9, 3 चौका 12 बिल्कुल। अब इस 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया कि इधर क्या बचा, इधर बचा मेरे दोस्त 12 माइनस का 12 माइनस यहाँ 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6, अब प्लस 3, अब बराबर में कितना है तो 9 है। 12 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, माइनस 9 बराबर में 9। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 इधर भी और 9 इधर भी, इन दोनों बगल में 9 बच गया। इसका मतलब बराबर के इस साइड भी 9, बराबर के उस साइड भी 9। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्योंकि यही दो सिंबल को हम जब आपस में चेंज कर देंगे तो ये हमारा समीकरण सही हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। यहाँ पर देखेंगे कि 7 से 84 कैसे बना है। 7 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो 12 से 84 हो जाएगा। सही बात है। 11 से 132 बनाने के लिए क्या किया गया है, इसको भी 12 से गुना करना होगा। 17 से 204 करने के लिए इसको भी 12 से गुना करना होगा। ठीक है, 12 7 84 के 4 हाथ में लगा लाख, 12 8 20, 11 2 22 के 2 हासिल 1, 11 का 11 2 13, 12 7 84। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है, ऑप्शन ए में 11 से गुना किया है।
तो यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त सब में 12 से गुना किया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है, इसमें 11 से गुना किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ध्यान से आप लोग। जिस प्रकार राजस्थान का संबंध जयपुर से है, ठीक उसी प्रकार मेघालय का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। उसी प्रकार मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।